नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शांति निकेतन विश्वविद्यालय के शताब्दी वर्ष समारोह में हिस्सा लिया और यहां पर उन्होंने काफी सारे बातें कही, लेकिन उसके बाद हुआ ये, उसका असर ये हुआ कि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की विरासत को लेकर जंग छिड़ गई। उनकी जितनी बातें थी, तृणमूल कांग्रेस ने एक एक करके उनका जवाब दिया, उनके भाषण पर कई सवाल उठाए। तो प्रश्न यही है कि चुनाव से पहले, पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव से पहले टैगोर की विरासत को लेकर किस तरह की जंग बीजेपी और टीएमसी में छिड़ी हुई है। सबसे पहले देखते हैं कि पीएम ने आखिर कहा क्या। पीएम का जो भाषण था उसका फोकस जाहिर है कि चूंकि टैगोर ने स्थापना की थी शांति निकेतन की, तो उसी पर उनका पूरा ध्यान रहा। उन्होंने कहा रविन्द्रनाथ टैगोर की सोच में आत्मनिर्भर भारत का सार था। तो ये आत्मनिर्भर भारत जो उनका अपना नारा है पीएम मोदी का, उसको उन्होंने टैगोर की फिलॉसफी से जोड़ा। इसके आगे पीएम मोदी ने कहा कि उन्होंने राष्ट्रवाद को मजबूत पहचान देने वाला स्वरूप दिया। ये उन्होंने राष्ट्रवाद की बात भी कही है। आज टैगोर को याद करते हुए उन्होंने कहा कि विश्व भारती विश्वविद्यालय ने नई ऊर्जा दी थी। ये उस जमाने की बात वो कर रहे थे जब 100 साल पहले भारत के समाज में कई तरह की बातें थी, भारत में अंग्रेजों का शासन था। और साथ ही उन्होंने अहमदाबाद से गुजरात से कनेक्शन जोड़ा। उन्होंने कहा कि अहमदाबाद में गुरुदेव ने 2 बांग्ला कविताएं लिखी थी। पीएम मोदी ये कह चुके हैं, बीजेपी के नेता ये कह चुके हैं कि पश्चिम बंगाल को गुजरात बनाना है और इसलिए आज गुजरात और टैगोर का कनेक्शन भी जोड़ा गया। फिर उन्होंने ये भी एक बात कही कि गुजरात की एक बेटी गुरुदेव के घर में बहू बनकर आई थी। तो गुजरात का जो कनेक्शन है उसको 2-3 तरह से उन्होंने आज स्टैब्लिश करने की कोशिश की है पीएम नरेंद्र मोदी ने। और इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद तृणमूल कांग्रेस की ओर से इसका जवाब आया। उसमें एक एक करके सारे पॉइंट्स पर उन्होंने जवाब दिए। ब्रत्य बोस जो कि पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने सबसे पहले यह कहा कि टैगोर को गुजरात से जोड़ना ठीक नहीं है। ममता बनर्जी कह चुकी हैं हम पश्चिम बंगाल को गुजरात नहीं बनने देंगे। तो इसलिए आज जब गुजरात की बात बार बार हुई तो उन्होंने कहा कि गुजरात से जोड़ना ठीक नहीं है। फिर उन्होंने पीएम मोदी के भाषण में खामियां निकाली, कुछ गलतियां ढूंढी और कहा कि गुजरात में टैगोर के सबसे बड़े भाई तैनात नहीं थे। ये पीएम ने एक तथ्यात्मक भूल अपने भाषण में की है, ये ब्रत्य बोस का कहना था। फिर उसके बाद उन्होंने नाम उच्चारण को लेकर के भी कुछ नुक्स निकाले। उन्होंने कहा कि जो भाई तैनात थे गुजरात में, उनकी पत्नी का नाम ज्ञानादा नंदिनी था, ना कि ज्ञानंदनी था। तो ये भी एक जो नाम उच्चारण है उसको लेकर के भी उन्होंने नुक्स निकाला। उन्होंने फिर ये जो बात थी ये पश्चिम बंगाल के मंत्री की ओर से आई। फिर एक साड़ी के पल्लू का जो जिक्र किया था पीएम मोदी ने कि ये जो बहू थी इन्होंने उल्टी पल्लू डालना शुरू किया था साड़ी का। तो इस पर भी उन्होंने कहा कि ये देखिए, ये गुजराती से उन्होंने नहीं सीखा था, ये गुजराती और पारसी दोनों से सीखा था और पीएम ने जानबूझ करके पारसियों का जिक्र अपने भाषण में नहीं किया। ये भी आज एक टीका टिप्पणी टीएमसी की ओर से की गई है पीएम के भाषण के बाद। और सबसे महत्वपूर्ण जो राष्ट्रवाद की बात पीएम ने कही, टैगोर को जिस तरह से राष्ट्रवाद से जोड़ा, उस पर टीएमसी ने आपत्ति की। उन्होंने कहा कि पीएम ने राष्ट्रवाद की बात की, लेकिन टैगोर राष्ट्रवाद की अवधारणा को विभाजनकारी मानते थे। तो ये एक ऐसी जंग है टैगोर पर जो अभी शुरू हुई है। लगता है कि जैसे जैसे पश्चिम बंगाल के चुनाव नजदीक आएंगे ये जंग ज्यादा तेज होती जाएगी। लेकिन पहले सुन लेते हैं क्या क्या कहा है पीएम मोदी ने और बाद में ममता बनर्जी ने उसका क्या जवाब दिया। विश्व भारती विश्वविद्यालय ने नई ऊर्जा दी थी। गुरुदेव ने जिस तरह भारत की संस्कृति से जोड़ते हुए, अपनी परंपराओं से जोड़ते हुए विश्व भारती को जो स्वरूप दिया, उसने राष्ट्रवाद की एक मजबूत पहचान देश के सामने रखी। विश्व भारती के लिए गुरुदेव का यही विजन आत्मनिर्भर भारत का भी सार है। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মস্থানটাকে পাল্টে দিয়েছে। বলেছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নাকি শান্তিনিকেতনে জন্মেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জন্মের প্রায় 60 বছর বাদে শান্তিনিকেতন তৈরি হয়েছিল। জোড়াসাঁকোটাকে পর্যন্ত ভুলিয়ে দিয়েছেন। কি চাই? ইতিহাসটাকে ভুলিয়ে দিতে। আমি বাংলার বুদ্ধিজীবীদের আবেদন করব, অমর্ত্যদার পাশে দাঁড়িয়ে এই বয়সে তাকে এই অসম্মানের হাত থেকে বাঁচান। আপনারা সকলে মিলে প্রতিবাদ করুন। तो विवाद केवल टैगोर की विरासत को लेकर के नहीं था, बल्कि इस बात पर भी विवाद हुआ कि आज जो ये कार्यक्रम हुआ इसमें पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी क्यों शामिल नहीं हुई। इसको लेकर के भी बीजेपी ने कई सवाल उठाए हैं। तो आमंत्रण को लेकर के विवाद हुआ। क्या ममता बनर्जी को आमंत्रित नहीं किया गया था? उन्हीं के राज्य में इतनी बड़ी घटना हो रही है, इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री को नहीं बुलाया जा रहा है, ये टीएमसी की ओर से कहा गया है। तो वस्तुस्थिति क्या है
इसको समझने की कोशिश करते हैं। बीजेपी ने यह दावा किया कि 4 दिसंबर को ही विश्वविद्यालय की ओर से ममता बनर्जी को आमंत्रण पत्र भेज दिया गया था। आपको बताएं कि ये जो विश्वविद्यालय है इसके चांसलर जो है वो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। ये शुरू से चला आ रहा है, तो इसलिए पीएम मोदी के कहें कि यह विश्वविद्यालय की ओर से यह आमंत्रण भेजा गया था। लेकिन उस पर टीएमसी ने क्या कहा? टीएमसी ने कहा कि बीजेपी ने यह कहा कि ममता बनर्जी ने आमंत्रण पत्र को स्वीकार ही नहीं किया और वो इसीलिए इस कार्यक्रम में आई ही नहीं। ये बीजेपी ने अपनी ओर से दावा किया और इसको उन्होंने विश्वविद्यालय के टैगोर के अपमान से जोड़ा कि इस तरह से वो टैगोर का अपमान कर रही हैं। लेकिन ममता बनर्जी ने कहा कि आमंत्रण पत्र के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, ये आमंत्रण पत्र कब भेजा गया, किस समय भेजा गया, उस पर कोई पावती नहीं है, कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं है, यह भी ममता बनर्जी की ओर से कहा गया। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है कि किस तरह से आमंत्रण को लेकर विवाद है। और फिर ममता बनर्जी यहीं नहीं रुकी, उन्होंने ये भी कहा कि एक ही दिन में आप विश्व भारती को भगवान नहीं बना सकते हैं। तो ये भी उन्होंने कहते हुए एक तरह से कहें कि वार किया है बीजेपी के ऊपर। और उसके बाद ममता बनर्जी ने क्या कहा इस आमंत्रण के बारे में, आइए सुन लेते हैं। আজকের যে কনভোকেশন হয়েছে বা ফাউন্ডেশন ডে 100 বছর, ওনারা আমাকে কোনো আমন্ত্রণ জানায়নি। নো আমন্ত্রণ, নো ফোন, নো নিমন্ত্রণ, নো বিশ্বর সাথে যোগে যেতে হয় বিহারও, সেইখানে যোগ তোমার সাথে আমারও। আমি নিজের এতে আমি রাঙামাটির পথে গ্রাম ছাড়া ওই রাঙামাটির পথ আমার মনও ভুলায় রে আমি নিজে টুইট করেছি। लेकिन जिस तरह से ममता बनर्जी ने इस कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लिया, उसे लेकर बीजेपी ने तीखा हमला किया है। बीजेपी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने भी इस बारे में एक के बाद एक कई सारे ट्वीट किए हैं। हम उनके कुछ ट्वीट आपको बता देते हैं। उन्होंने कहा कि विश्व भारती विश्वविद्यालय दुनिया भर में बंगाल की पहचान है। प्रधानमंत्री जी विश्व भारती के शताब्दी समारोह से जुड़े, लेकिन केवल राजनीतिक विद्वेष के कारण ममता बनर्जी इसमें शामिल नहीं हुई। उन्होंने अपने अहम के लिए आज गुरुदेव और देश के संघीय ढांचे का अपमान किया है। ईर्ष्या, राजनीतिक विद्वेष व प्रतिद्वंदिता के चलते ममता बनर्जी ने विश्व भारती के शताब्दी समारोह का बहिष्कार किया। उन्होंने पश्चिम बंगाल की संस्कृति व गुरुदेव टैगोर के गौरव को धूमिल किया। वो बार बार संघीय ढांचे की दुहाई देती हैं, किंतु हर मौके पर संवैधानिक मूल्यों को तार तार करती हैं। तो ये बीजेपी की ओर से जवाब दिया गया है ममता बनर्जी को कि वो इस कार्यक्रम में क्यों नहीं आई थी। और इस बीच आपको बताएं कि एक और बड़ा घटनाक्रम पश्चिम बंगाल को लेकर ही हुआ है। और ये जो घटनाक्रम है ये कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों के गठबंधन को लेकर के है, ये बड़ी खबर है। और इसमें दिलचस्प बात यह कि जहां केरल में दोनों पार्टियों के बीच में कुश्ती है, वहीं बंगाल में एक बार फिर से दोस्ती दोनों पार्टियों में हो गई है। आज कांग्रेस और लेफ्ट में समझौता हुआ है, इस पर पार्टी आलाकमान ने मोहर लगा दी। ये अधीर रंजन चौधरी ने कहा है। उन्होंने कहा कि दोनों पार्टियां पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव मिलकर लड़ेंगी। ये उनकी ओर से एक ट्वीट आया है, उसमें जिसमें उन्होंने इसकी जानकारी दी और कहा कि कांग्रेस आलाकमान ने इसकी आधिकारिक घोषणा कर दी है। तो ये जो दोस्ती है, बंगाल में दोस्ती, केरल में कुश्ती, तो इसका क्या मतलब है और किस तरह से ये सियासत को बदलता है, इस पर भी कुछ आंकड़े हैं जिस पर नजर डालना बेहद दिलचस्प है। क्योंकि पिछला जो विधानसभा चुनाव हुआ था 2016 का पश्चिम बंगाल में, वो भी इन दोनों ही पार्टियों ने मिलकर के लड़ा था। उसका परिणाम क्या हुआ था उस पर भी एक बार नजर डाल लेते हैं। 294 सीटों पर चुनाव हुए थे, जिसमें 76 सीटें इन दोनों पार्टियों के गठबंधन ने जीती थी। ये कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों के गठबंधन ने 76 सीटें वहां पर हासिल की थी। इनमें दिलचस्प बात क्या है, कांग्रेस को केवल 12% वोट मिले, लेकिन 76 में से 44 सीटें कांग्रेस पार्टी ने जीती। यह आंकड़ा आप ध्यान रखिएगा, 12% वोट लेकर के 44 सीटें कांग्रेस पार्टी ने जीती थी। और लेफ्ट पार्टियों के साथ क्या हुआ उस पर भी नजर डाल लेते हैं। लेफ्ट पार्टियों को 26% वोट मिले, लेकिन केवल 32 सीटें मिली। तो ये आंकड़े ये दिखाते हैं कि जब भी यह गठबंधन होता है तो ज्यादा फायदा कांग्रेस पार्टी को होता है, चाहे उसको वोट कम मिले, लेकिन सीटें उनको ज्यादा मिलती हैं। तो क्या इस बार भी ऐसा होगा, ये देखने की बात होगी। बहरहाल पिछले लोकसभा चुनाव में दोनों ही पार्टियों के बीच में गठबंधन नहीं हुआ था और हम जानते हैं कि इनका प्रदर्शन बेहद खराब रहा था। तो इस बार इन्हें उम्मीद है कि एक बार साथ आने से शायद इन्हें कुछ फायदा मिले, पिछली बार की तुलना में इन्हें कुछ ज्यादा सीटें मिल पाएं। सुन लेते हैं अधीर रंजन चौधरी ने क्या कहा है इस गठबंधन के बारे में। पिछले विधानसभा चुनाव के मुताबिक दोबारा फिर कांग्रेस पार्टी लेफ्ट पार्टी के साथ चुनावी गठबंधन करते हुए बंगाल में अगला विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया है।
3 कृषि कानूनों के विरोध में आज कांग्रेस ने मार्च निकाला। हालांकि पुलिस ने राष्ट्रपति भवन की ओर जा रहे इस मार्च को रास्ते में ही रोक लिया, लेकिन राहुल गांधी समेत 3 नेता राष्ट्रपति से मिले। उन्होंने 2 करोड़ हस्ताक्षरों वाला ज्ञापन उन्हें सौंपा। बाहर आकर राहुल गांधी ने कहा कि सरकार इन तीनों कानूनों को वापस ले। उन्होंने कहा कि कोरोना के समय भी उन्होंने आगाह किया था कि इससे नुकसान होगा और अब भी कृषि कानून पर वो सरकार को आगाह कर रहे हैं। उधर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राहुल गांधी के हमलों का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने जिन बातों का वादा किया था वह अब उन्हीं का विरोध कर रही है। और इस बीच केंद्र सरकार ने 40 किसान संगठनों को उनकी ओर से आए पत्र का जवाब दिया है। पत्र में कहा गया है कि तीनों कानूनों में एमएसपी की बात नहीं है, इसलिए एमएसपी का मुद्दा उठाना तर्क संगत नहीं है, लेकिन फिर भी सरकार हर मुद्दे पर बातचीत करने के लिए तैयार है। ये बात इस पत्र में लिखी गई है, जो कि एक ज्वाइंट सचिव की ओर से भेजा गया है। उन्होंने कहा कि आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन पर भी बात हो सकती है। विद्युत अधिनियम और पराली पर प्रस्ताव सरकार पहले ही दे चुकी है, जिस पर आगे भी चर्चा की जा सकती है। पत्र में लिखा गया है कि सरकार इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए तैयार है। सरकार ने यह भी कहा कि किसान संगठन ही तारीख और समय बता दें। विज्ञान भवन में जिस भी दिन वो कहेंगे, सरकार बातचीत करने के लिए आ जाएगी।